हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ स्वागत करता हूं आप सभी का इम्पेटस नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आपका। और हम सब डील कर रहे हैं सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी में प्रीवियसली अलग अलग यूनिट्स अपन ने पढ़ी। आज हम जो यूनिट्स डिस्कस करने वाले हैं उस यूनिट का नाम है पॉपुलेशन। यूनिट का नाम रहने वाला है दोस्तों पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन बात करें तो पॉपुलेशन जनरली पॉपुलेशन का हिंदी में वर्ड क्या होता है कि जनसंख्या, लोगों की संख्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन आज हम और आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़कर चलेंगे। तो पढ़कर चलने से पहले स्टार्ट करें कि सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन की पॉपुलेशन होती क्या है। तो यहाँ देखें आप, टोटल नंबर ऑफ inhabitancy living in a particular geographical area known as population। ठीक है, मतलब टोटल किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें कॉमन, उनके कॉमन क्या होते हैं, आपके कुछ कॉमन थिंग्स होती है जो उनमें कॉमन होती है, जैसे उनके ट्रेडिशंस हुआ, उनके जो लॉज रूल्स वगैरह हुए वो एक होते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई लॉ कोई रूल यहाँ काम नहीं करने वाला। आपको सीधा सा बताना है कि कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया है, क्या है, कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया है, माना कि एक गांव है, एक मोहल्ला है, कोई डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो अपना घर हो चाहे ना हो, चाहे वो कम्युनिटी में है चाहे सोसाइटी में है, एक फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, कैसी भी फैमिली है, मतलब कि है एक क्राइटेरिया हो गया कि ये जियोग्राफिकल एरिया है। वो जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, विलेज भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, एक नेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में कितने लोग एट ए टाइम रह रहे हैं वो वहाँ उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, डेमोग्राफी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और ह्यूमन पॉपुलेशन मानव जनगणना, मानव जनसंख्या की साइंटिफिक स्टडी करना, क्या करना, मानव जनसंख्या की इतने ज्योग्राफिकल एरिया में कितने इंसान रह रहे हैं, मनुष्य रह रहे हैं, उनकी स्टडी करना। कैसी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करना, क्या कहलाता है दोस्तों, डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी सीधा सा बताएं कि पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी कहलाती है। द डेमोग्राफी फोकस ऑन इट्स अटेंशन ऑन थ्री ह्यूमन फिनोमेना, कि डेमोग्राफी तीन बेसिक ह्यूमन फिनोमेना पर काम करती है। इस पे काम करती है, चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, कि पॉपुलेशन की साइज कैसे कैसे कम हो रही है, पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है, पॉपुलेशन में कमी हो रही है। मैन फोकस किस पे रहता है डेमोग्राफी का, चेंज इन पॉपुलेशन साइज। उसके बाद किस पे, कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब, कंपोजिशन का मतलब किसी भी चीज को बनने में क्या क्या चीजें लगती हैं। तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मेल भी है, फीमेल भी है, यंग भी है, एडल्ट भी है, चाइल्ड भी है, सब अलग अलग वेरिएंट हैं। ठीक है, मैरिड भी है, अनमैरिड भी है। तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि अभी पॉपुलेशन में जैसे हर 10 साल में क्या होती है, आपकी जनगणना होती है, सेंसस होती है। ठीक है, तो हर बार क्या देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में 2010 में, 2011 में कितने लोग 60 साल से ऊपर उम्र के थे। नेक्स्ट जनसंख्या जनगणना जब भी हुई तो अब 60 साल से ज़्यादा के कितने हैं, 15 साल से या 20 साल से कम के लोग इतने थे, 18 साल तक के लोग इतने थे, अब इतने हो गए। ठीक है, मतलब कंपोजिशन, और कंपोजिशन में आप क्या देख सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग, ठीक है, अलग अलग सेक्सुअल सेक्स के लोग, जैसे मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, इन सब के बारे में कंपोजिशन पता चलता है कि पहले कितने लोग, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, अब मेल फीमेल कितने, पहले इस एज ग्रुप में इतने थे, इस एज ग्रुप में अब इतने हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया में कैसे बटी हुई है, कैसे बटी हुई है। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई, जैसे एक अगर मैं बताऊं कि ये एक सिटी है, ठीक है, तो सिटी में अगर बात करें तो सिटी में लोग एक दूसरे से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्या होगी, पॉपुलेशन होगी।
और जैसे जैसे आप सिटी से बाहर की तरफ निकलते जाएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी घटती जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी घटती जाएगी। मैन सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, जैसे जैसे सिटी से बाहर की तरफ निकलते जाएंगे पॉपुलेशन कम होती जाती है। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, जनसंख्या की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता। तो इन तीन चीज़ों पर डेमोग्राफी काम करती है कि चेंज इन पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन की साइज पे, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस किस से बना होता है वो, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। इन डेमोग्राफी स्टडीज ऑफ पॉपुलेशन इज डन and changes occurring in population over a period of time is studied. It means it studies about the birth, death and migration. ठीक है, डेमोग्राफी क्या करती है? पॉपुलेशन की स्टडी करती है, किस बेस पे? किसी एक पर्टिकुलर बेस पे। पॉपुलेशन डन एंड चेंजेस अकरिंग इन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे भारत में जनसंख्या कितनी, जनगणना कितने दिनों से होती है? हर 10 साल में, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, तो हर 10 साल में चेंजेस देखे जाते हैं कि अब क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या थे और अब क्या चेंज है, क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या कमी हुई है, किस एज ग्रुप में बढ़ोतरी हुई है, किस एज ग्रुप में कमी हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख कर चल सकते हैं। अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो डेमोग्राफी किसके बारे में बताती है? किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में बर्थ कितने हुए, डेथ कितने हुए और माइग्रेशन कितने हुए। माइग्रेशन का मतलब विस्थापित होना, माइग्रेशन का मतलब विस्थापित होना। जैसा कि एक कोई परिवार है जो कहाँ रह रहा है? जयपुर रह रहा है। कहाँ रह रहा है? जयपुर रह रहा है, लेकिन अगर उसमें जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो अर्निंग पर्सन है, उसकी जॉब किसी दूसरे सिटी में लग गई, तो वो वहाँ काम करने गया, उसने अपने साथ परिवार को भी वो वहाँ ले गया, तो ये क्या कहलाता है? माइग्रेशन। पहले वो पॉपुलेशन यहाँ के थे, लेकिन अब पॉपुलेशन दूसरे सिटी में वो सेटल्ड हो गए, मतलब क्या हुआ? माइग्रेशन। ठीक है, यहां तक पता। उसके बाद है देयर आर many factors which determine the number of people live in particular area like as society. Population mainly depends on three factors. ठीक, कहना क्या चाह रहा है? कहना यही चाह रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ पीपल लिव इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब यहाँ अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन मेनली डिपेंड्स ऑफ तीन मैन फैक्टर, तीन मैन फैक्टर्स पे पॉपुलेशन काम करता है। सबसे पहला है कि फर्टिलिटी, दूसरा है मोर्टिलिटी, तीसरा है माइग्रेशन। फर्टिलिटी का मतलब कि एक पर्सन की कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, एक मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या हो उसकी कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करने की शक्ति जो होती है, उसे क्या कहा जाता है? फर्टिलिटी कहा जाता है। तो बात करते हैं, नेक्स्ट अपन डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। द पॉपुलेशन स्टडीज नॉट ओनली डन विथ रेफरेंस टू बट ऑल्सो रेफरेंस टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक सच एज, कि सिर्फ इसके और दूसरे रेफरेंसेज के बारे में नहीं बात किया जाता है, बाकी क्या बात किया जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं किसके? पॉपुलेशन के। जैसे कि सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि कितनी एज कम हुई, कितने लोग कम हुए, कितने लोग बढ़े, कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, माइग्रेशन कितना हुआ, सिर्फ यही चीज़ें नहीं देखी जाती। डेमोग्राफिकल स्टडी में देखी जाती है कि पॉपुलेशन की जनरल एज कितनी है। ठीक है, कितने एज सेक्स के लोग, कि मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, थर्ड पर्सन जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, लिटरेसी मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में माना कि डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे विलेज हो, चाहे कोई नेशन हो, स्टेट हो, उसमें लिटरेसी मतलब साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या या प्रतिशत कितना है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, कि कितने लोग हैं उनके पास खुद का रोजगार है, कितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कितने लोग हैं जो पर्सनल खुद का व्यापार कर रहे हैं, मतलब अलग अलग लोग क्या क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, कि जनसंख्या में लोगों का स्टेटस क्या रहने वाला है। ये सारी चीजें भी देखी जाती है किसमें? डेमोग्राफिकल स्टडी में। किसमें जी? डेमोग्राफिकल स्टडी में। अब अपन बात करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है,
पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। दी फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी एंड माइग्रेशन अफेक्ट द डेमोग्राफी ऑफ एरिया। जैसा कि आपने देखा था कि फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी और माइग्रेशन क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं डेमोग्राफी किसी एरिया की। ऑल दीज फैक्टर्स determine socially as a result of human behavior and interaction. The social determinants of these factors are as follows। कि सीधी सी बात यह है कि जो फर्टिलिटी है, मोर्टेलिटी है या माइग्रेशन है, यह क्या होते हैं, मैन फैक्टर्स होते हैं टू डिटरमाइन द डेमोग्राफी। किसी भी एक पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले क्या होते हैं, ये आपके तीन फैक्टर्स होने वाले हैं। अब इन तीन फैक्टर्स में क्या क्या है वो चीज आप पढ़ के सबसे पहले देखते हैं कि फर्टिलिटी। अगर जनरली बात करें, फर्टिलिटी का जनरल मीन क्या होता है, पर्सन्स कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। किसी भी पर्सन की कौन सी क्षमता, बच्चे पैदा करने की, जनन प्रजनन की क्षमता, एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब फर्टिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस सोशल फैक्टर सच एज सोशल टैबूज रिलेटेड टू फर्टिलिटी आर। ठीक है। कि मतलब फर्टिलिटी अपने को, उस जगह फर्टिलिटी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती। तो जनरली आप यहाँ पर ये देखकर चलें कि फर्टिलिटी, अगर एक पर्सन फर्टाइल है, एक मेल फीमेल दोनों क्या है, फर्टाइल है, मतलब कि दोनों बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो जब तक फर्टिलिटी रेट उनकी रहती है, जब तक उनमें फर्टिलिटी रहती है, मतलब वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। अगर माना कि एक पर्सन है, एक कपल है जो फर्टाइल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ता है, आपका पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब फर्टिलिटी से रिलेटेड कई टैबूज होते हैं, भ्रम होते हैं। क्या होते हैं, भ्रम होते हैं, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं अफवाहें, जो आपके समाज में फैली होती है। क्या क्या होती है, कुछ इनमें से सही भी होते हैं, कुछ इनमें से गलत भी होते हैं। कुछ भारतीय समाजशास्त्र के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार गलत हो सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न संस्कृति के अनुसार ये सही है। तो कुछ अफवाहें हैं, भ्रम हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले क्या है, मैन एंड वुमन एसोसिएशन। द वाइफ विल नॉट एसोसिएशन विद मैन अदर देन हर हस्बैंड। ये सबसे पहले तो ये बात है कि एक वाइफ उसके हस्बैंड के साथ, उसके हस्बैंड के अलावा किसी के साथ सोशल एसोसिएशन नहीं रखेगी, मतलब एक तरीके से इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बताएं। उसके बाद में आप देखें कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो ब्रदर कैन इंटरकोर्स विद हर सिस्टर। एक भाई अपनी बहन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, जो कि एकदम वेल और स्टेबल एकदम कथन है, बात है। ठीक है। उसके बाद एडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन, मैन एंड वुमन कांट हैव इंटरकोर्स विदाउट मैरिज। कि ये चीज अगर देखें तो भारतीय संस्कृति के अनुसार गलत है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के अनुसार ये लगभग लगभग सही है। ये क्या बता रहे हैं कि एक मैन है और एक वुमन है, दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, किसके बिना, शादी के बिना। किसके अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति पर अब प्रभाव किसका पड़ रहा है, पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है। तो उस हिसाब से अब क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि पहले क्या था, कि पहले ये था कि एक मैन, एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों शादी करते हैं, उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बच्चे पैदा होते हैं, जो पॉपुलेशन उस हिसाब से चलती है। अब क्या है कि मेल और फीमेल है, शादी का पता नहीं, उससे पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो बच्चे प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो एक तरीके से क्राइम सीन की तरह हो जाता है कि बच्चों का अबनॉर्मल अबॉर्शन करवा दिया और कुछ करवा दिया, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो एक तरीके से फर्टिलिटी है, जो फर्टिलिटी आपके पॉपुलेशन को प्रभावित कर सकती है। देयर आर अदर सोशल फैक्टर्स सच एज फिक्सिंग मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मैन एंड वुमन। कि
आपको क्या करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये जो मेल और फीमेल है उनकी क्या करना, एज फिक्स कर देना कि आदमी 21 साल का और लुगाई 18 साल की, ठीक है, तभी क्या करना है, शादी करनी है। कंट्रोल विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो रीमैरिज कंट्रोल। उसके अलावा मोनोगेमस मैरिज कंट्रोल द फर्टिलिटी इन सोसाइटी, ठीक है। मोनोगेमस का मतलब एक व्यक्ति एक ही औरत से क्या करता है, शादी, एक मेल एक फीमेल से शादी कर लेता है। लेकिन अगर ये इसमें क्या होता है, पॉलीगैमी, मतलब एक व्यक्ति कितनी औरतों से, 3 औरतों से शादी कर ला, 2 औरतों से शादी कर लिया, तो उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट देखें, mortality. There are certain in society which cause death such as mortality है दोस्तों, mortality नहीं है। Sacrificing human being or ceremonial occasion, क्या बता रहा है कि there are certain in society which cause death such as कि sacrificing human being or ceremonial occasion। उसके बाद है कि सुसाइड ड्यू टू द मेंटल हैरेसमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल बिलीफ एंड सोसाइटी। पर्सन क्या कर लेता है, सुसाइड भी कर लेता है, किसकी वजह से, मेंटल हैरेसमेंट की वजह से, और रिजल्ट किसका होता है, वो सोशल बिलीफ और सोसाइटी की वजह से। नॉट एनफ रिसोर्सेज फॉर द पॉपुलेशन टू मीट देयर नीड्स, कि एक परिवार है, एक परिवार है, कितने लोग हैं, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग हैं, एक 10 लोग का परिवार है, लेकिन जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो अर्निंग पर्सन है, कमाने वाला पर्सन है, वो क्या नहीं कर पा रहा है, अपनी अर्निंग पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फैक्ट्री नीड उनकी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, सुसाइड ही करेंगे। कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि कमाना, एफर्ट्स लगाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया, सुसाइड ज़्यादा ईजी हो गया, तो क्या प्रीफर करते हैं, सुसाइड। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सर्विसेज, डेथ किन किन वजह से होती है, किन किन वजहों से डेथ होती है, वो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सर्विसेज की गांव है, गांव में किसी पेशेंट को एमआई का अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, पेशेंट को जल्दी जल्दी इधर से बुलाई उधर से बुलाई, कोई गाड़ी बुलाई और गाड़ी में बैठा के ले जाने लगे। अब गांव में किसी तरह की डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज नहीं है, कहाँ जाना पड़ेगा, सिटी में, शहर जाना पड़ेगा, जो कि लगभग 20 से 30 किलोमीटर है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते बीच में ही पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज में कमी की वजह से भी मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है। सुसाइड कमिटेड बाय द आर्मी यूनिट व्हेन एनिमी इन द हैंड्स ऑफ एनिमी टू द अवॉइड द फ्रस्ट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। कि एक आर्मी यूनिट है, माना कि 2 देशों की क्या हो रही है, जंग हो रही है, ठीक है। अब माना कि भारत पाकिस्तानी मान लो तुम, तो भारत पाकिस्तान की जंग हो रही है, पाकिस्तानी रेंजर्स ने, पाकिस्तानी सोल्जर्स ने किसी भारतीय जवान को क्या कर लिया, पकड़ लिया, तो अब वो क्या कहेगा, अब वो क्या करेगा कि दुश्मनों के हाथों यातनाएं सहने से बढ़िया है कि मैं अभी मर जाऊं, तो वो अपने पिस्टल से क्या करेगा, खुद को खत्म कर लेगा, यही यहाँ कहना चाह रहा है। इंजरी कस्टम्स विच गवर्न सर्टेन पीपुल्स टू restricted patterns, injury customs such as Muslims metal chewing the need of human being and contribute the health and lifelong activities, ठीक है। मतलब कई ऐसे आपके क्या होते हैं कि इंजरीज होते हैं, और इंजरीज में यहाँ बताया गया है कि सच एज मुस्लिम्स, मुस्लिम में मेटल च्विंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कंट्रीब्यूट द हेल्थ एंड लाइफ लॉन्ग एक्टिविटीज। सीधा सा बात ये है कि किसी भी मेटल से किसी भी अपने आप को क्या पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, जिससे मुहर्रम जो फेस्टिवल्स आता है उसमें मुस्लिम जो होते हैं अपने ऊपर वार करते हैं, चारों तरफ से खुद को छीलना, नुकसान पहुंचाना, ब्लीड करना, अंगारों पर चलना, सिर्फ मुस्लिम में नहीं और भी रिलीजन्स में ये कस्टम्स हो सकते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। Migration always occur either due to the emotional or economical reason, as it not easy to leave the one's relative, friend and families and surroundings.
It is natural that if anyone decided to migrate, it must have been more advantage to him in relation to emotionally and economically. ठीक है। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, विस्थापन जिसे कहा जाता है। तो विस्थापन दो चीजों के बेस पर होता है, या तो इमोशनल कंडीशन जुड़ी हुई हो, या तो क्या जुड़े हुए हो, इमोशन जुड़े हो, या किसकी कमी हो, इकोनॉमी। या तो इमोशनल कोज हो सकता है या इकोनॉमिकल कोज हो सकता है, क्योंकि इजी नहीं होता किसी भी पर्सन के लिए जहां आपने ज़िंदगी के इतने साल बिताए वहां छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने बचपन के दोस्त, अपने साथी, अपने बड़े बुजुर्ग, सबको छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ज़रूरी क्या होता है उसके लिए, या तो इमोशनल कंडीशन है या इकोनॉमिकल कंडीशन है। इकोनॉमिकल कंडीशन तो आप सभी समझ रहे होंगे कि कोई एक जगह है जहाँ पे क्या है, धंधे नहीं है, काम नहीं है, किसी भी तरह की इकोनॉमिकल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन दूसरी सिटी पहुंच रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छी आपके पास जॉब है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है, आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं, तो वहाँ आप पहुंच जाएंगे। इमोशनल कंडीशन का मतलब कि किसी भी इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से क्या करना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े। कि एक, जैसे कि देखा जाए कि अगर कोई एक जगह है जहाँ पे क्या हुआ, किसी तरह का हमला हो रहा है, आप अपने आप को सेफ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होना पड़ेगा, क्योंकि फियर, डर, क्या है? डर भी तो इमोशन ही है। ठीक है। तो डरना, किसी जगह को छोड़ देना क्या होता है, या तो इमोशनल कंडीशन होता है या इकोनॉमिकल कंडीशन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप बताएं। उसके बाद देर आर द सर्टेन विच डिटरमाइन द माइग्रेशन सच एज, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन को बताते हैं कि माइग्रेशन होता है, कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक बताएं।